तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 में आई मूवी धुरंधर को। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। अब चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हमें गीता का एक श्लोक लिखा मिलता है जिसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद कहानी शुरू होती है तारीख 30 दिसंबर 1999 से, जब आतंकियों ने भारत के प्लेन को हाईजैक कर लिया था। भारत के विदेश मंत्री देवाव्रत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत करने गए, पर बात बनी नहीं। आतंकियों ने लोगों को छोड़ने के बदले 3 आतंकियों को रिहा करने और $10 मिलियन की डिमांड की थी। चीफ ऑफ IB अजय सान्याल जाते हैं प्लेन के अंदर बंधकों की हालत देखने। प्लेन में घुसते ही उन्हें हर जगह खून ही खून नजर आता है, जैसे कि किसी को बड़ी बेरहमी से मारा गया हो। अजय सर आतंकियों से कहते हैं तुम्हारी मांगे पूरी की जा रही हैं। तीनों आतंकी मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर शेख और मौलाना मसूद अजहर आपको सौंप दिए जाएंगे। $10 मिलियन भी आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। अजय सर बंधकों को हौसला देते हैं, आप सबको कुछ नहीं होगा, आप सब सुरक्षित अपने घर जाएंगे। जहूर मिस्त्री नाम का आतंकी कहता है हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, सोने की चिड़िया कहलाता था ना आपका मुल्क, आज सोना भी लुट गया, कल चिड़िया भी उड़ जाएगी। पड़ोस में ही रहते हैं हम, गुदा भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। अजय सर को बहुत गुस्सा आ रहा था और फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकते थे। अजय सर चाहते थे कि कुछ बड़े फैसले लेते हुए आतंकियों के खिलाफ कुछ बड़े एक्शन लिए जाएं, पर कोई उनकी बात सुनने को तैयार न था। 13 दिसंबर 2001 को फिर आतंकी हमला होता है, जहां आतंकी पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं। 5 आतंकी आए हुए थे एम्बेसडर गाड़ी से, जिसमें से एक वो आतंकी भी था जो प्लेन हाईजैक में शामिल था। आते ही गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें कई पुलिस ऑफिसर मारे गए। ऑफिसर्स ने 4 आतंकियों को मार गिराया। एक आतंकी ने खुद पर बम लगा रखा था, तो वो खुद से ही खुद को फोड़ देता है। अजय सर जब उस जगह पे पहुंचे तो एक लेडी पुलिस ऑफिसर की लाश देख के वो सहम गए अंदर से। इस हमले के बाद देवाव्रत अजय सर की बात सुनते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं एक सजेशन है जो PM को पसंद आया है, धुरंधर। कहानी 2004 में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं हमजा अली मजारी नाम के आदमी को, जो कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान में मौजूद वो लियारी टाउन जाता है और वहाँ पे जाता है एक जूस की दुकान पे। उसको कहा गया था कि वहीं जाना है उसे। वो जूस वाले आदमी आलम से कहता है कि कोई काम मिलेगा क्या, तो आलम कहता नहीं कोई काम नहीं है। कोल्ड वर्ल्ड में दोनों में कुछ बात होती है। अभी तो चला जाता है हमजा, लेकिन रात में फिर आता है वो आलम के पास। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और हमजा को छेड़ने लगते हैं। हमजा पहले तो उन्हें मारना शुरू करता है, लेकिन आलम को देख मार खाने लग जाता है। गुंडा हमजा के साथ जबरदस्ती करने जा रहा था, पर तभी पुलिस सायरन सुनकर वो भाग जाता है। हमजा घायल हालत में वहीं पड़ा रहता है। अगली सुबह आलम उसे खाने को खाना देता है और फिर काम पे भी रख लेता है। उसे सारा काम सिखाता है और दुकान में ही रहने की जगह भी दे देता है। 1 साल बीत जाते हैं वहाँ काम करते करते, ऐसे ही रहते रहते। कभी कभी तो रोना आ जाता था उसे। कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें किसी को मारा जा रहा है। वही दृश्य हमजा को याद आते रहते थे। उसे कुछ बातें भी याद आती थी। उससे कहा गया था कि हमारे पेशे में सबसे घातक औजार है नजर और सब्र, दोनों की धार हमेशा तेज रखना। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ पाकिस्तान में घुसना नहीं है, पूरे जंगल पर राज करना है। एक दिन आलम कहता है रहमान डकैत के गिरोह में घुसना इतना आसान नहीं होगा, लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तू बलोच है, इसलिए सिर्फ रहमान बलोच की गैंग में ही घुस सकता है। पठान गिरोह से बच के रहना। बाबू डकैत और अरशद पप्पू के लोग घूमते रहते हैं, जैसे उस रात तुम्हें पकड़ लिया था। हमजा कहता डकैत तो रहमान और बाबू दोनों के नाम में लगा है। आलम कहता है लियारी कहती है कि रहमान डकैत बाबू डकैत की नाजायज औलाद है। जिस दिन रहमान को यह बात पता चली उस दिन उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया। कहते हैं कि रहमान ने जहरत में आके अपनी माँ का कत्ल कर दिया। हम देखते हैं बाबू डकैत को, जो कि लंगड़ा के चलता है। आलम बताता है कि बाबू डकैत को लकवा पड़ने के बाद उसने रहमान से लड़ने के लिए अरशद पप्पू से हाथ मिला लिया है। आज की तारीख में करीब 1/3 लियारी पर अरशद और बाबू डकैत का कब्जा है। रात में दुकान पर आता है रिजवान नाम का आदमी। आलम कहता है रिजवान की किस्मत अच्छी थी, आते ही अरशद पप्पू के गिरोह में शामिल हो गया। कल एक शादी होने वाली थी जिसमें जूस का स्टॉल लगाने का काम आलम को मिला था। शादी में रहमान का बेटा नईम आने वाला था, जो कि दूल्हे का दोस्त है। रिजवान हमजा को बताता है कि शादी में बाबू के 3 आदमी नईम पर हमला करेंगे। अगर नईम को बचाया तो एक झटके में रहमान की नजर में आ जाओगे, जान का खतरा है इसमें,
कर पाओगे क्या? हमजा कहता मैं बचा लूंगा लड़के को। अब शादी में हमजा सबको जूस बांटने में लगा होता है। नईम आता है तो उस पर नजर टिका लेता है, लेकिन उसके साथ उसका छोटा भाई फैजल भी आया हुआ था। और वहाँ बाबू डकैत के लोग आ जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं। हमजा को नईम को बचाना था, पर फैजल भी था तो पहले उसको बचाता है, फिर उसके बाद गोलियां चलाते हुए वो गुंडों को भगा देता है। लेकिन नईम को गोली लग चुकी थी। प्लान फेल होते नजर आ रहा था, पर हमजा नईम को बचाने की एक्टिंग करने लगता है, उसका खून रोकने की एक्टिंग करके, और एम्बुलेंस बुलाओ कोई चिल्ला के। हमजा नईम को अस्पताल पहुंचाता है, पर वो नहीं बच पाता। अब वहाँ आता है रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत। नईम की लाश देख रो पड़ता है वो। रहमान पूछता है कितने लड़के थे, तो हमजा बताता है 3। कौन कौन सी बंदूक थी उनके पास ये भी बता देता है। रहमान का कजन उजैर उससे सवाल जवाब करना शुरू करता है कि कहाँ से आए हो, कैसे पता बंदूकों के बारे में, और चलाना कहाँ से सीखा। हमजा बताता है बड़े भाई आजाद बलोच आर्मी में मुजाहिद थे, उन्होंने ही सब कुछ सिखाया, अब वो शहीद हो गए हैं। उजैर अपने आदमी डोंगा से कहता कि इसे 1 लाख दो फैजल की जान बचाने के लिए। हमजा कहता मुझे पैसे नहीं चाहिए, आजादी से लेकर आज तक हम बलूचों को पाकिस्तान में अपना हक नहीं मिला, आपने हमें पहचान दिलाई, उसके बदले में मेरे हिस्से में जो बन सका मैंने वही करने की कोशिश की। उजैर उसे प्रोटेक्शन के लिए बंदूक दे देता है। वह रहमान की बेगम आती हैं, जो कि रहमान को खींच के तमाचा मार देती हैं, फिर उसी को गले लगाकर फूट फूट कर रोती हैं। रहमान से मिलने नेशनल असेंबली पाकिस्तान अवाम पार्टी का मेंबर जमील जमाली आता है। वो कहता है इलेक्शन सर पर है, कोई बदला सदला लेने की मत सोचना, जब इलेक्शन जीत जाएंगे तब जो करना है कर लेना। पार्टी के हाई मेंबर भी रहमान को समझाते हैं कि आगे का सोचो, क्योंकि नईम अब वापस नहीं आएगा कुछ भी करने से। उजैर हमजा को बताता है कि इन सब कामों में पीएपी का हाथ है भाई के सर पर। पीएपी के लिए हमने अपने दम पर 2 बार लोकल इलेक्शन अपनी तरफ घुमाया है, और दूसरी तरफ मुस्लिम मूवमेंट पार्टी है जो कि अरशद और बाबू डकैत को सपोर्ट करती है, जिसने पूरी लियारी पर कब्जा किया समझो पूरी कराची पर कब्जा किया, जिसने कराची पर कब्जा किया समझो पूरे पाकिस्तान पर कब्जा किया। रहमान ने हमजा को अपने गिरोह में शामिल कर लिया तो नईम का मरना सफल रहा। उजैर बताता है पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा नकली बंदूकों का कारोबार हमारा है, ये सारे हथियार लाहौर, आजाद कश्मीर, अफ्रीका तक भी जाता है। बाकी और भी जितने गलत कर्म कांड होते हैं वो सब कुछ करते हैं हम। हमजा को रहने के लिए 1 रूम सेट भी दे दिया जाता है। डोंगा हमजा को एसपी चौधरी असलम के बारे में बताता है, कहता एक बार एक शैतान और जिन में बहुत जबरदस्त संभोग हुआ, 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम रखा गया चौधरी असलम। वही इकलौता इंसान है जिससे सारे बलोच खौफ खाते हैं। पहले लियारी का एसपी था, पर अब तो मकसूद है जो कि अपना ही आदमी है। न्यूज चैनल में खबरें चल रही थी कि सबको पता है कि नईम को किसने मारा, पर रहमान ने कुछ नहीं किया, लगता है वो डर गया है। हमजा रहमान के गिरोह के लोगों से पूरी तरह घुल मिल चुका था। रहमान अपने लोगों से पूछता है कि मुझे बदला लेना चाहिए या चुप रहना चाहिए। सभी कहते हैं कि अभी कुछ नहीं करना चाहिए, इलेक्शन जीतना जरूरी है वरना हमारा काम खराब हो जाएगा। हमजा के बोलने की बारी आती है तो वो कहता कि बदला लेना चाहिए, आप बलूचों के बादशाह हैं, दुश्मन ने आपके बेटे को बेरहमी से मार दिया, बादशाह अगर इंतकाम ना ले तो बेइज्जती पूरे कौम की होती है। मुकम्मल जीत के लिए आपको पूरी लियारी पर कब्जा करना होगा। बाबू ने इसी वक्त पे हमला क्यों किया? क्योंकि उसे यकीन है कि इलेक्शन के चलते पीएपी आपको जवाबी हमला नहीं करने देगी। असलियत यह है कि वह भी तैयार नहीं बैठा होगा, यही मौका है उसको पूरी तरह खत्म करके पूरी लियारी पर कब्जा करने का। रहमान को उसकी बात पसंद आती है और वो अपने सभी आदमियों को बाबू डकैत के आदमियों के पीछे लगा देता है। बाबू डकैत के सभी आदमी एक एक करके मार दिए जाते हैं और अब सिर्फ बाबू डकैत बचता है। रहमान बीच चौराहे पर बाबू डकैत के सर पर भारी बांट मार मार कर उसकी खोपड़ी के चीथड़े काट डालता है। कहता कि आज से लियारी में बलूचों की हुकूमत होगी, जो भी दगाबाजी करेगा उसका यही असर होगा। सन 2007 जमील की भारी वोटों से जीत होती है। जमील को लग रहा था कि अपनी वजह से जीता, पर असल में यह हो पाया रहमान की वजह से। रैली में शोर जमील के लिए नहीं रहमान के लिए था। हमजा भी आया हुआ था वहाँ, तो उसकी नजर पड़ती है जमील की बेटी यलीना के ऊपर। यलीना चुपके चुपके उसे ही देख रही थी, पसंद आ गया था हमजा उसे। हमजा को भी यलीना पसंद आ जाती है। यलीना के अब्बू अम्मी उसको बड़ा कंट्रोल करके रखते हैं, उसे पूरी तरह से आजादी नहीं थी कुछ करने की। रहमान से 2 भाई जावेद और अल्ताफ मिलने आते हैं, ये खनानी ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। इन दोनों को बात करता देख जमील को रास नहीं आता, तो वो बीच में आके बातचीत बंद करा देता है। रहमान जमील से कहता है मैं सोच रहा हूँ कि खुद की पार्टी बनाकर सियासत में उतरूं। ये बात भी जमील को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि फिर वही उसका कंपटीशन बन जाता और जनता तो थी ही उसके साथ। हमजा को सुनने मिलता है कि खनानी ब्रदर्स को कहीं से हिंदुस्तानी 500 और 1000 नोट छापने की प्लेट मिली है। इससे ही ये लोग 50-60 करोड़ कमा लेते हैं। नोट कराची से समुंदर के रास्ते कतार जाते हैं, फिर
कतार से कार्गो प्लेन में नेपाल में कोई एयरपोर्ट मिनिस्टर है जिसका बेटा ये सारा सामान बॉर्डर पार करके उत्तर प्रदेश में पहुंचा देता है। फिर असली नोटों में नकली नोट भी घुसा दी जाती है। उजैर हमजा के काम से खुश होकर उसे खूब पैसे और एक मस्त बाइक देता है। हमजा जाता है क्लब पार्टी करने। उसे अंदर दिखती है यलीना, पर स्टैग एंट्री अलाउ नहीं थी। हमजा वहाँ पुलिस रेड पड़वा देता है तो सब भागने लगते हैं। हमजा ने यलीना की गाड़ी खराब कर दी थी तो यलीना को उसके साथ ही भागना पड़ता है। यलीना को हमजा तो पसंद था ही, अपनी बातों से हमजा उसे और मनमोहित कर लेता है और फिर शुरू हो जाती है यहाँ से इन दोनों की प्रेम कहानी। हमजा आलम को जानकारी दे देता है नकली नोटों की और आलम ये जानकारी पहुँचाता है अजय सर तक। अब सवाल ये था कि पाकिस्तान को नोट की प्लेट्स मिली कैसे। अजय सर आईबी के डिप्यूटी डायरेक्टर सुशांत को काम देते हैं पता करने को। वो कहते हैं हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। रहमान ने खनानी ब्रदर्स से दोस्ती कर ली थी तो वो रहमान को एक जगह पर बुलाता है। वहीं पर नकली नोट छापे जा रहे थे और भी कई लोग मौजूद थे वहाँ जो कि हर गलत काम में शामिल थे। अब वहाँ आता है आईएसआई से मेजर इकबाल। इसकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। इकबाल रहमान से कहता है हमें भारी तादाद में असला बारूद चाहिए, मगर नकली नहीं, बिल्कुल असली, जिस पर रूसी अमरीकियों का नाम छिदा हो, हमारा नहीं, ताकि कल को इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो तो आईएसआई का नाम ना आने पाए। बलूचिस्तान में मजबूत पकड़ है आपकी। बलूच यूनाइटेड फोर्स और उनके 9 खलीफों ने आपको शेर बलूच के खिताब से नवाजा है। वो तो आपको अपना मसीहा मानते हैं। ये आपको जो लिस्ट दी है ये सारा सामान आप उनसे खरीद लीजिए। उजैर कहता ये काम तो आप खुद भी कर सकते हैं ना। इकबाल कहता बलूच आजाद मुल्क के लिए हमेशा लड़ रहे हैं, वो हमें अपनी बंदूकें क्यों देंगे। रहमान कहता है मैं अपनी कौम को धोखा नहीं दूंगा। इकबाल कहता है जो भी पाकिस्तानी सियासत में उतरा है कुछ ना कुछ गलत करके ही आया है। अब आपको इस हमाम में उतरना है तो नंगा तो होना पड़ेगा। उजैर पूछता है कि ये हथियार इस्तेमाल कहाँ होंगे। एक आदमी बताता है कि 3 अक्टूबर को 10-12 मुजाहिद इंडिया जा रहे हैं। इस बार थोड़ा बड़ा मकसद है, आप हमें हथियार दो, हम आपको पैसा देंगे और साथ में अगला इलेक्शन जीतने में मदद भी करेंगे। रहमान कहता है मुझसे जो वादा किया गया है उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। जावेद समझ गया था कि रहमान आगे चलकर उसके लिए खतरा बन सकता है। वो जमील को फोन करके बता देता है कि रहमान आपकी कुर्सी छीनने की फिराक में है। अब हम देखते हैं चौधरी असलम को जो कि बहुत खतरनाक आदमी है। गंदी मौत देता है वो लोगों को। वो किसी आदमी के लिए काम करता है जिसे सब बड़े साहब कहते हैं। जमील कांटेक्ट करता है चौधरी असलम को और उसे अपने पास बुलाता है। हमजा रहमान से कहता है आप अपनी कौम से गद्दारी कर रहे हैं, जिनके खिलाफ हमारे लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनका ही साथ दे रहे हो। रहमान नशे में था। वो उस पर गुस्सा करके कहता कि कौम का ड्रामा मुझे मत दिखा। 4 गोली खाई है मैंने अपने कौम के लिए, बच्चा खा लिया इस कौम ने मेरा, मुझे सिखाएगा तो अब। हमजा आलम को बताता है कि 3 अक्टूबर को कुछ लोग यहाँ से जाने वाले हैं कराची से होकर। कराची से शायद इसलिए क्योंकि वो समुंदर के रास्ते जा रहे होंगे और शायद गुजरात निशाना है उनका। ये खबर भारत में पहुंचा दी जाती है। रहमान जाता है बलोच यूनाइटेड कैंप के लीडर से मिलने, जिसका नाम है शिरानी। जैसा कि इकबाल ने कहा था शिरानी रहमान को बहुत मानता था, तो जो हथियार उसे चाहिए थे शिरानी उसे देने को मान जाता है। हमजा एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था, बिल्कुल भी शक आने नहीं दे रहा था खुद पर। जमील असलम से कहता है रहमान बहुत फड़फड़ा रहा है आजकल। असलम कहता 1997 में उसको जब पकड़ा था तब आपने ही उसे बचाया था। 7 साल हो गए हैं मुझे सस्पेंड हुए, वो भी आप ही ने कराया था। जमील कहता अरे ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारी लियारी में रिपोस्टिंग कर रहा हूँ, लियारी को साफ करो अब तुम। असलम शर्त रखता है कि सब मेरे कंट्रोल में होगा, मेरे काम में कोई दखल अंदाजी नहीं देगा, आप भी नहीं। मैं लियारी टास्क फोर्स बनाऊंगा और उसका सीक्रेट बेस जिसके बारे में किसी को नहीं पता होगा। अच्छी खासी फंडिंग करनी होगी आपको ताकि मेरे ऑफिसर्स को घूस न लेनी पड़े। अच्छे हथियार भी देने होंगे। जमील को किसी तरह बस रहमान को रास्ते से हटाना था तो वो सारी शर्तें मान जाता है। हमजा की आशिकी बाजी भी फुल स्पीड में चालू थी। रहमान जमील से कहता असलम वापस आ गया है। जमील एकदम अनजान बनते हुए कहता कि तू फिक्र ना कर, मैं सब संभाल लूंगा। यलीना को अखबार में असलम की फोटो दिखती है तो हमजा से कहते कि यह आदमी तो अब्बू से मिलने आता रहता है घर। हमजा कहता दोबारा घर आया तो नजर रखना इस पे, खतरा है मुझे इससे। सुशांत अजय सर को बताता है कि मार्च 2005 में जावेद खनानी और आईएसआई से मेजर इकबाल ने दुबई में हमारे एक मंत्री और उसके बेटे के साथ कुछ मीटिंग्स करके एक बड़ी डील की थी। इसमें यह फैसला लिया गया था कि अब से इंडिया भी अपनी करेंसी का रॉ मटेरियल उसी ब्रिटिश कंपनी से बनवाना शुरू करेगा जिससे पाकिस्तान बनवाता है। हमारी फेक करेंसी का जितना भी रॉ मटेरियल है वो इसी कंपनी से पाकिस्तान जा रहा है, इसलिए क्वालिटी बिल्कुल रियल जैसी लगती है। जनवरी 2007 में नोटों के
डिजाइन में कुछ बदलाव लाए गए थे, जिसके लिए फिर से कंपनी से नई प्लेट्स बनवाई गई थी। हमारे मंत्री और उसके बेटे ने लंदन से उन प्लेट्स की डिलीवरी रिसीव की और वापसी में अपनी प्राइवेट जेट में टेक्निकल खराबी का बहाना बना के दुबई में कुछ घंटों के लिए रुके थे। हो ना हो इन्हीं चंद घंटों में वो इकबाल और खनानी ब्रदर्स से मिले होंगे और वहीं प्लेट्स एक्सचेंज हुई। कई सारे हाई पोस्ट के ऑफिसर्स भी शामिल थे इस डील में। करोड़ों रुपए मिला इन सबको। हमें जल्द से जल्द मंत्री के ऊपर एक्शन लेना होगा। अजय सर कहता है कि हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये मिनिस्टर्स पॉलिटिकल एजेंडा का झूठा इल्जाम लगा के हमें ब्लैकलिस्ट करवा देंगे। हमें बस अब इंतजार करना है हमारा वक्त आने का। अब दिन आता है खनानी ब्रदर्स तक हथियार पहुंचाने का। ये लोग निकल ही रहते हैं कि तभी फैजल की तबीयत खराब हो जाती है तो रहमान उसको लेकर अस्पताल की ओर भागता है। हमजा देखता है कि घर के नौकर ने किसी को कॉल करा है। हमजा और उजैर पहुंच जाते हैं हथियार लेके इकबाल के अड्डे पर। इकबाल कुछ लड़कों को बुलाता है और कहता लो हथियार उठाओ, तुम्हारे लिए ही है ये। हमजा अपने हाथों से उन्हें हथियार देता है। उसमें से एक लड़के का नाम अजमल कसाब था। रहमान अपनी बीवी और डोंगा के साथ फैजल को लेकर जा ही रहा था कि तभी चौधरी असलम उस पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए रहमान सरेंडर कर देता है खुद को। हमजा इकबाल से कहता है तो कल लड़के निकल रहा है ना? इकबाल कहता नहीं, पता चला है कि किसी ने हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस को पहले ही हमारे आने की खबर पहुंचा दी थी। अब जब बड़े साहब बोलेंगे तब जाएंगे। मजे की बात तो ये है कि खबरी का पता चल गया है। इकबाल हमजा को ले जाता है कमरे में जहाँ एक आदमी को लिटा रखा था। उसकी चमड़ी में कांटे घुसा रखे थे और कांटे जंजीर से बंधे हुए थे, बिल्कुल वैसे जैसे मछली फंस जाती है कांटे में। वो आदमी हिंदुस्तानी एजेंट था जो कि पकड़ा गया और अब बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था इकबाल उसे। इतनी बुरी तरह प्रताड़ित करता है कि मूवी देखने पे आपकी रूह कांप जाएगी। हमजा भी उसकी ये हैवानियत देख के डर जाता है पर अपना डर वो बाहर नहीं दिखने देता। डोंगा उजैर को खबर करता है कि रहमान को पकड़ लिया है असलम ने। उजैर जमील को फोन करता है तो वो खाली एक्टिंग करता है कि हाँ हाँ कुछ करता हूँ, चिंता मत करो। हमजा को याद आता है वो नौकर तो कहता कि घर चलो सीधा। हमजा को दिखाना था कि वो उनके प्रति कितना लॉयल है और उसे खून खराबा से डर नहीं लगता। वो नौकर को खूब पीटता है, उसकी उंगलियां तोड़ देता है। तब जाके वो बताता है कि उसने ही फैजल के खाने में कुछ मिलाया था जिससे कि उसकी तबीयत खराब हुई और फिर असलम को खबर भी उसने ही दी। उधर असलम रहमान को ले जा रहा होता है सुनसान जगह पर ठिकाने लगाने के लिए। तो अभी हमजा को यलीना का कॉल आता है। कहती कि नजर रखने को कहा था ना तुमने, ऐसी नजर रखी है कि अभी आके चुम्मी दे दोगे तुम मुझे। एक वीडियो भेजी है जल्दी से देखो। हमजा उससे कहता कि मेरे घर जाओ और फोन ऑफ कर दो, जब तक मैं ना हूँ तुम कहीं मत जाना। हमजा वो वीडियो जमील को भेजता है। वीडियो में वो और असलम रहमान को मारने की बात कर रहे थे। उनके साथ एक तीसरा आदमी भी शामिल था, अरशद पप्पू। रहमान ने बाबू डकैत को मारा था तो अरशद को बदला चाहिए था। जमील को चाहिए था रहमान का रिप्लेसमेंट। तो सब एक दूसरे का फायदा ले रहे थे बस। हमजा जमील से कहता कि रहमान जिंदा वापस आना चाहिए वरना ये वीडियो हर न्यूज चैनल में चला जाएगा और फिर समझो आपका करियर खत्म। जमील तुरंत असलम को फोन करके कहता कि रहमान को छोड़ दो। असलम तो बेकरार था रहमान को मारने के लिए तो वो जमील की नहीं सुनता। जमील हमजा से कहता कि वो मेरी नहीं सुन रहा। हमजा उससे लियारी टास्क फोर्स का सीक्रेट अड्डा पूछता है। हमजा वहाँ पहुँच असलम के साथ वाले पुलिस ऑफिसर को एक वीडियो भेजता है। वीडियो में था कि हमजा ने वहाँ मौजूद सभी ऑफिसर्स को उल्टा लटका रखा है और सबको जलाने की धमकी दे रहा है। मजबूरन असलम को रहमान उन्हें सौंपना ही पड़ता है। हमजा की वजह से रहमान छूटा तो वो उसे गले से लगा लेता है। ये सब करना हमजा के काम आया और भी ज्यादा भरोसा हो गया रहमान को हमजा पर। अब इकबाल रहमान को अपने अड्डे पर बुलाता है कुछ दिखाने के लिए। अड्डे पर खूब सारी टीवी लगी हुई थी और उसमें चल रहे थे इंडियन न्यूज चैनल्स में दिखाया जा रहा था मुंबई में हो रहे आतंकी हमले की लाइव फुटेजेस। सब रहमान को बधाई दे रहे होते हैं कि आपकी वजह से ही हो पाया है। हमजा को देखने मिलता है कि आतंकी तो वही लड़के हैं जिनके हाथ में उसने बंदूक पकड़ाई थी। हर जगह गोलियां चल रही थी, बम फट रहे थे, मासूम लोग बेरहमी से मारे जा रहे थे। थैंक्स टू इंडियन मीडिया। इकबाल टीवी में सब कुछ लाइव देखते हुए यहाँ से आतंकियों से बातचीत करके सब बता रहा था कि कैसे हमला करना है, किस पर हमला करना है। ये सब देख हमजा का खून उबाल मार रहा होता है। गुस्सा आ रहा था उसे बहुत भयंकर, पर नहीं कर सकता था कुछ भी। कुछ करता तो इतने सालों की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती और बाकी जासूसों पर भी मौत मंडराने लगती। बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता है वो अपने सभी इमोशंस को और वहीं के माहौल में ढल के खुद को खुश दिखा रहा होता है जैसे बाकी खुश हो रहे थे। मूवी से हटकर हमें रियल रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है आतंकी और उस इंसान की जिसके वो ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। असल में इकबाल जैसा ही कोई हैंडलर आतंकियों को बता रहा था कि कैसे गोली मारनी है, किसको गोली मारनी है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। हमजा आलम से कहता हमने खबर पहुंचाई थी, वक्त से पहले पहुंचाई थी, फिर कैसे हो गया ये। आलम कहता 3 अक्टूबर की खबर पहुंचाई थी, 26 नवंबर की नहीं। हमजा रोते हुए कहता है ये जो अजमल कसाब पकड़ा गया है उसको मैंने अपने हाथों से बंदूक दी थी, ये जितने भी हैं इन सबको खत्म कर डालूंगा मैं। आलम उसे समझाता है बदले की आग में गलती
गलती होने की गुंजाइश पूरी है। दुश्मन देश में हमारे असद की गिरफ्तारी से पूरी दुनिया में भारत की धज्जियां उड़ जाएंगी। इंतजार कर, ये खेल हम जीतने के लिए खेल रहे हैं। इस खेल को जीतने के लिए जरूरी है हमारा जिंदा रहना। हमजा कहता है, घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। पूरी रात हमजा बाहर था तो यलीना को लगता है कि वो किसी लड़की के साथ बाहर था। हमजा कहता, मुझे पूरे कराची का बादशाह बनना है। मेरे साथ दोगी तो जिंदगी भर तुम्हारा हक रहेगा मुझ पर, लेकिन इसके बाद मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगी, वरना अभी जा सकती हो, दरवाजा खुला है। यलीना चाह के भी नहीं जा पाती क्योंकि प्यार था उसे हमजा से। सन 2009 एक रैली में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अकीब अली जरवारी ऐलान करते हैं कि अगले इलेक्शन में पीएपी की तरफ से रहमान की पार्टी पीपल अमन कमेटी लड़ेगी। ये बात जमील को बिल्कुल रास नहीं आती क्योंकि उसका पत्ता कट चुका था पूरी तरह। असलम का भी खून उबाल मार रहा था कि हाथ में आके हाथ से निकल गया रहमान। हमजा यलीना से कहता है, अपने अब्बू को चाय पे बुलाओ कल। अगले दिन जमील आकर कहता कि 19 की है मेरी बेटी, 30-32 का तो होगा ही तू, कुछ तो हया कर। हमजा कहता है, अपनी सियासती गद्दी गर्म रखने के लिए कभी रहमान को अपना बनाया, कभी एसपी असलम को, और आजकल अरशद पप्पू नाम के सांप को गले में लपेटा हुआ है। हमेशा ऐसे लोगों से हाथ मिलाया जो कभी भी आपसे ताकतवर बनकर आपसे लियारी छीन सकते हैं। लियारी पर दबदबा कायम करना है तो ऐसे बंदे को खड़ा करो जो आपका अपना हो, आपका वफादार हो, आपके रिश्ते में हो, आपका सगा हो। जमील समझ जाता है कि ये अपनी बात कर रहा है, चाह रहा है कि मैं इसकी अपनी बेटी से शादी करवा दूं। जमील को चाहिए थी अपनी हुकूमत, तो वो राजी भी हो जाता है हमजा की शादी यलीना से करवाने को। दोनों की शादी हो रही होती है तो जितनों को आपने अब तक देखा वो सभी लोग आए होते हैं। सब साथ में बैठे जाम लड़ा रहे थे तो इकबाल कहता, 26/11 के बाद लगा था कि इंडिया कुछ करेगा, लेकिन वो तो बिल्कुल फुस निकला। आईएसआई का ख्याल है कि 15 अगस्त को अमृतसर में मुंबई जैसा कुछ मजेदार करा जाए। रहमान कहता, लिस्ट भेजिए, हम हथियार भिजवा देंगे। रहमान तारीख देखने बोलता है तो हमजा वो डायरी देखता है जिसमें लिखा रहता था कि कब क्या करना है। 9 अगस्त को वाटर पाइपलाइन इनॉग्रेशन था, पर हमजा कहता कि उस दिन कुछ नहीं है, उस दिन हथियार सप्लाई कर सकते हैं। हमजा के पास भी एक डायरी थी जिसमें कोई केमिकल लगाओ तभी उसमें लिखा सब कुछ दिखता था। वो उसमें रहमान डकैत का नाम लिखता है। 9 अगस्त का दिन आता है तो रहमान गया होता है वाटर पाइपलाइन इनॉग्रेशन में। उजैर के पास शिरानी का कॉल आता है कि आज हथियारों की डिलीवरी है। इन सबको याद ही नहीं था कि आज ही के दिन हथियार सप्लाई करना है क्योंकि नशे में थे उस दिन सब। हमजा को बराबर याद था सब कुछ। उजैर चला जाता है हथियार सप्लाई करने, हमजा को रहमान के पास ही छोड़कर। हमजा गाड़ी चला रहा होता है, रहमान, डोंगा और एक और आदमी सब सो रहे होते हैं गाड़ी में। मौका देख हमजा गाड़ी जंगल की ओर मोड़ देता है। रहमान की नींद खुलती है तो पूछता है, यहाँ से क्यों जा रहे हैं? हमजा बहाने बनाने लगता है कि मेन रास्ता खराब था। रहमान को शक हो जाता है उस पर कि कुछ गड़बड़ है तो वो उस पर हमला कर देता है। यहाँ हमें देखने मिलता है कि एसपी असलम, जमील और हमजा के बीच मीटिंग हुई थी। उसमें बना था रहमान को मारने का प्लान। असलम जंगल में तैयार खड़ा था अपनी फौज लेकर रहमान को मारने के लिए। हमजा गाड़ी भिड़ा देता है तो एक गुंडा उसी में मारा जाता है। रहमान घायल होकर बेहोश हो गया। हमजा जंगल की ओर भाग जाता है। कभी असलम वहाँ अपनी फोर्स के साथ आकर गोलियों की बौछार कर देता है रहमान के ऊपर। रहमान किसी तरह बच के जंगल की ओर भाग लेता है तो असलम उसके पीछे भागता है। डोंगा मारा जाता है इस मुठभेड़ में। हमजा को रहमान का एक आदमी पकड़ लेता है तो हमजा की उससे लड़ाई होती है जिसमें कि वो उसे मार देता है। असलम रहमान को धर दबोचता है लेकिन रहमान उस पर भारी पड़ रहा था। तभी हमजा आकर रहमान पर हमला कर देता है और मुक्के मार मार कर उसे अधमरा कर देता है। फिर असलम रहमान को गोली मार देता है इस तरह से कि वो मरे भी ना लेकिन कुछ बोल भी ना पाए। फिर हमजा रहमान को अस्पताल ले जाने की एक्टिंग करता है। ऐसे दिखाता है जैसे उसने असलम से लड़ाई करके रहमान को बचाया है। इतना ज्यादा जख्मी हो चुका था रहमान कि वो बच नहीं पाता और यही उसकी हुकूमत का अंत हो जाता है। उसके मरने पर हमजा दुखी होने की पूरी एक्टिंग करता है। सब जगह नाम भी हो जाता है कि हमजा ने रहमान के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। हमजा घायल हालत में घर आता है। अपनी डायरी से रहमान डकैत का नाम काट देता है। उसका खेल खत्म हुआ। कहानी पीछे जाती है 2002 में, जहाँ हम देखते हैं कि अजय सर ने एक लड़के को पकड़ रखा है और उसके ऊपर नकाब है। अजय सर सबको बता रहे होते हैं कि ऑपरेशन धुरंधर क्या है। पहली बार हम अपना एसेट पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड उनके माफियाज के बीच भेजेंगे घुसपैठ करने। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दुनिया में हो रहे हर आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जब भी पाकिस्तानी आईएसआई किसी आतंकी संगठन से इंडिया पर हमला करवाती है तो हथियार कहाँ से लाती है? उनके अंडरवर्ल्ड से। इसलिए इन गिरोह की जासूसी करने से इनके माफिया और आतंकी के बीच सांठ-गांठ और आईएसआई के इन्वॉल्वमेंट की इंटेल हमें फर्स्ट हैंड मिलती रहेगी। हम इस ऑपरेशन में अपराधियों को भेजेंगे जो या तो फांसी का इंतजार कर रहे हों या उम्र कैद की सजा काट रहे हों, जिनकी जिंदगी का कोई मकसद ही ना हो। उन्हें मकसद हम देंगे। नकाबबंद लड़का कोई और नहीं, हमजा था, जिसका असली नाम है जसकीरत सिंह रंगी। अजय सर जसकीरत से कहते हैं, घायल हो
इसलिए घातक हो। हमजा ने डायरी में और भी कई लोगों के नाम लिख रखे थे। बड़े साहब कौन हैं ये भी पता करना अभी बाकी था उसे। हमें बताया जाता है कि पिक्चर अभी बाकी है। धुरंधर का अगला भाग आएगा 19 मार्च 2026 को। हमजा एक डायलॉग बोलता है, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। इसी अधूरी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि फिल्म अच्छी है। इसमें हमें सब कुछ देखने मिला, लेकिन वो भी देखने मिला जिस पर ये फिल्म बेस्ड है। बॉलीवुड में अक्सर फिल्में स्पाई मूवी के नाम से बनाई जाती हैं, पर उसमें एजेंट जासूसी करते या दिमाग लगाते कभी नहीं दिखता। बस हीरोइन के साथ इधर उधर नाचते गाते भागते नजर आता है। धुरंधर उन फिल्मों से बिल्कुल अलग है और ये बताती है कि ऐसे बनाई जाती है कि स्पाई थ्रिलर मूवी। ऐसा नहीं है कि इसमें मिर्च मसाला नहीं है, इसमें भी है, जो कि फिल्म में इसलिए है ताकि डॉक्यूमेंट्री टाइप की ना लगे और लोग बोर ना हो जाएं। मूवी पहले सही 3.5 घंटे की है और अगर पूरी तरह से सीरियस माहौल रखा जाता तो जनता बोर ही हो जाती। इसलिए नाच गाना इसमें भी डाला गया है, जो कि जबरदस्ती सा नहीं लगता, कहानी में ब्लेंड हो जाता है। फिल्म को थोड़ा अलग बनाने के लिए फिल्म को पूरी तरह रोक कर बीच बीच में रियल लाइफ इंसिडेंट भी दिखाए जाते हैं, ताकि जनता को महसूस हो कि जो वो देख रहे हैं वो पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है। जो दिखाया जा रहा है असलियत में उससे भी ज्यादा दर्दनाक था सब कुछ। नो डाउट फिल्म अच्छी है, पर मैंने देखा कि रिव्यूअर्स जो हैं फिल्म को रिव्यू करते हैं, उन्होंने इस फिल्म को सर पे चढ़ा लिया है। ऐसा बोल रहे हैं जैसे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बना दिया हो या ना जाने क्या ही कर दिया हो। ऐसा नहीं है कि अच्छी फिल्में पहले बनी नहीं। जॉन अब्राहम की डिप्लोमेट मूवी देखिए, उसमें कितने सीरियस तरीके से चीजें दिखाई और बताई गई हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स, सूझबूझ, इंस्टेंट फैसले लेना, ये सभी चीजें उसमें और अच्छे से दिखाई गई हैं। पर वो मूवी आई तो इतना हो हल्ला नहीं किया किसी ने। इसमें हल्ला इसलिए हो रहा है क्योंकि इस फिल्म की हाइप बनी हुई है और इस पर वीडियो बनाने से काफी व्यूज आएंगे। इसलिए अब कुछ रिव्यूअर्स मूवी रिव्यू तक नहीं रुकने वाले। इसके एंडिंग एक्सप्लेन का वीडियो बनाएंगे, फिर थ्योरीज बनाएंगे, फिर हिडन डिटेल्स की वीडियो बनाएंगे, फिर पार्ट 2 में क्या होगा वो भी बताएंगे, फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का वीडियो बनाएंगे, तो उसके बाद किसने क्या कहा वो भी बताएंगे। तो इस फिल्म के जरिए खूब व्यूज निचोड़े जाएंगे और साल की आखिरी बड़ी मूवी है तो बनता है तो। और इसलिए ऐसा होता है कि लोग सोचने लगते हैं कि सबको पैसा मिला है, क्योंकि अच्छी फिल्म को इतना ज्यादा अच्छा बताने में लग जाते हैं कि लगता है कि जैसे पैसा खाया हो। और अब जो रिव्यूअर्स हैं सब सेम ही साउंड करते हैं, जो एक करता है वही सब कॉपी करते हैं। कुछ नया सुनने या देखने ही नहीं मिलता। अब सब तारीफ कर रहे हैं कि अक्षय खन्ना सर की जो ऑरा फार्मिंग की गई है वो जबरदस्त है, मजा आ गया देख के। उन्हें एज एक्टर देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लगभग जितने भी कलाकार हैं सब ने ही अच्छा काम किया है, सब अच्छा है। पर लोग ये भूल गए हैं कि ऑरा फार्मिंग तो उस किरदार की भी हो रही है जिसे अक्षय खन्ना सर निभा रहे हैं। लोग भूल ही गए कि अक्षय खन्ना रहमान डकैत का किरदार निभा रहे हैं। वो इंसान जो 26/11 आतंकी हमले में शामिल है, वो कोई आम विलन नहीं है बल्कि आतंकवादी है, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए हैं। आतंकियों को इतना कूल, इतना डैशिंग दिखाना और उन्हें मानना कि कितने कूल हैं वो, ये बहुत गलत है। जैसे हमें सीन दिखाया गया कि सब आतंकी बैठ के देख रहे थे टीवी पे आतंकी हमला, वैसे ही आतंकी लोग ये मूवी देख के और खुश होंगे कि देखो हमें कितना कूल दिखाया गया है। हमें रहमान डकैत या इकबाल जैसे किरदार को देख के गुस्सा आना चाहिए, पर हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि उस कैरेक्टर की कितनी तगड़ी और फार्मिंग की गई है। लोगों को इस एंगल से भी सोचने की जरूरत है। लोग मना रहे हैं कि अगले पार्ट में इकबाल को और भौकाली और ब्रूटल दिखाया जाए, पर ये भूल गए हैं कि वो कोई गुंडा नहीं है बल्कि आतंकी संगठन चलाता है। अब लोग कहेंगे कि फिल्म को फिल्म की तरह देखो ना, पर बात तो यह है कि जब फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड हो तो हमें दूसरे एंगल से भी सोचना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मूवी बेकार है, हेट्रेड फैला रही है। इसमें आतंकियों को दिखाया गया है जो कि ऑफकोर्स बुरे ही होते हैं, तो उनसे तो सबको ही नफरत होनी चाहिए, प्यार थोड़ी बरसाएंगे उन पर। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता ना, तो आप उनका धर्म क्यों देख रहे हैं? आप उनका धर्म मत देखिए, उनको आतंकवादी जैसा ही देखिए ना। अगर आपको लग रहा है कि नफरत फैलाई जा रही है तो अजय सर ने जो कहा है डायलॉग वो सच ही कहा है। हिंदुस्तानियों का दुश्मन हिंदुस्तान ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम, एडिटिंग, लोकेशन सब सही है। म्यूजिक भी आपको बोर नहीं करता। पुराने गानों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। एक चीज ये हो सकती थी कि अलीना को 19 साल का ना भी दिखाते तो काम चल जाता। लोगों ने डिफेंड किया है कि 19 साल की लड़की से इश्क करने का रीजन दिया है फिल्म में, पर रीजन उतना स्ट्रांग नहीं है। एज में बड़ी लड़की भी दिखा सकते थे, तो कुछ लोग ने ये पॉइंट आउट किया है तो ये पॉइंट आउट भी नहीं कर पाते। मूवी अपनी हाइप को कायम रखने के लिए पूरी तरह से कामयाब रही और लोगों में दूसरा भाग देखने की एक्साइटमेंट भरी हुई है, इंक्लूडिंग मी। ऑस्कर विनर आतिश कपूर ने इतनी दमदार एक्टिंग करी है कि हर जगह उनके ही चर्चे हैं। मजाक से हटकर कहूँ तो अक्षय सर को देख के लग रहा है कि किस्मत कभी भी खुल सकती है, बस आपको अपना काम करते रहना चाहिए। रणवीर सिंह की बात की जाए तो वो ऑफ स्क्रीन कितनी ही पागल हरकतें करें, पर वो कलाकार दमदार हैं। वो जो किरदार पकड़ते हैं उसे में ढल जाते हैं और हमें यकीन करवा देते हैं कि वो वही किरदार हैं, एक्टर नहीं। गेटअप देख के ऐसा लग रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी जैसी सेम एक्टिंग ना
हो जाए, पर वैसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि रणवीर सिंह इसमें दिखे नहीं, सिर्फ अक्षय खन्ना ही दिख रहे थे हर जगह। उस कैरेक्टर को लिखा ही ऐसा गया है, वो एजेंट का किरदार निभा रहे हैं और एजेंट का काम होता है छुपे रहना। तो ये मेन वजह है कि रणवीर सिंह नहीं दिखे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में ऐसा नहीं होगा। गलत उंगली उठ गई थी। हाँ, मुझे यकीन है कि पार्ट 2 में रणवीर सिंह ज्यादा दिखेंगे। और बड़े साहब कौन है ये भी देखना अभी बाकी है। और बाकी सभी कलाकार आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और जो सह कलाकार हैं सब ने ही अच्छा काम किया है। अब बस इंतजार है अगले भाग का, जो कि मार्च में आएगा। उम्मीद करते हैं कि तब तक हाइप बनी रहेगी और लोग मूवी को नहीं भूलेंगे। वैसे उस समय यश की टॉक्सिक मूवी भी आ रही है, तो दोनों के बीच क्लैश हो सकता है। केजीएफ के बाद यश की भी फैन फॉलोइंग हो चुकी है, तो देखना ये रहेगा कि क्या असर पड़ता है टॉक्सिक मूवी का धुरंधर 2 के ऊपर। वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं, लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर ऐसी वीडियोस देखते रहनी है तो। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।